हाय एवरीवन, वेलकम टू सायमा एकेडमी। तो गाइज़, कैसे हैं आप सब और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? क्योंकि बहुत पास आ गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो अब तक आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब देखो हम आज से स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना, जो कि हम करेंगे अभी साइंस के पेपर्स को सॉल्व। और इसमें जो ये सबसे फर्स्ट पेपर है जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, ये लास्ट ईयर का ही, यानी कि 2023 में जो पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में, अच्छे से हर चीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीटेड आते हैं, तो अगर क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं और कंसेप्ट तो रिपीट होते ही होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देखो, जो आपका ये पेपर है इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी साइंस के पेपर में। और दोनों ही पार्ट फर्दर 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3। जो पार्ट ए है उसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उसके 3 पार्ट होते हैं। यानी पार्ट ए के 3 पार्ट हैं, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक बायोलॉजी का। इसी तरह से जो पार्ट बी होता है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर भी फर्दर 3 सेक्शंस हैं, जिनमें से एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर आता है। तो इस वाले पेपर में जो ये वाली जो वीडियो है, इसमें हम देखेंगे जो पार्ट ए के अंदर सब सेक्शन 1 है। ठीक है, जो फिजिक्स का पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, पार्ट ए का सब सेक्शन 1। तो स्टार्ट करते हैं, बस अपने पेपर को सॉल्व करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ये किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। तो देखो, जब हम वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र यानी कि सी पे, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो सेम साइज़ का बनता है। जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है वही साइज़ इमेज का बनता है। तो इसलिए हमें कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए। ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बी है, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में, जब सी और एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। ठीक है, और जो सी में दे रखा है दर्पण के ध्रुव पी पर, ध्रुव पे कभी भी वस्तु नहीं रखी जाती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डी में दे रखा है दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में, जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा तो बनता है लेकिन आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी। क्योंकि जब सी और एफ के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो उस टाइम पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक भी बनता है और बड़ा भी बनता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में देखते हैं इसको। टू हैव अ रियल एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कॉनकेव मिरर, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर के सेंटर में होगा तो सेम साइज का इमेज बनेगा। बी ऑप्शन है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज एनलार्ज भी बनती है और रियल भी बनती है। ऑप्शन सी नहीं होगा, सी, क्योंकि पोल पे ऑब्जेक्ट को नहीं रखते। ऑप्शन डी में दे रखा पी और एफ के बीच में। अगर पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जो वो बनती है वर्चुअल इमेज बनती है, रियल नहीं बनती। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। 4 ऑप्शन है, मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता को या तो डायोप्टर में मेजर करते हैं या फिर आएगा इसका ऑप्शन बी है, जो प्रति मीटर, पर मीटर में। ठीक है, तो इसमें डायोप्टर तो दे नहीं रखा, तो पर मीटर आएगा। इंग्लिश में है जो, देखो ये क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी कि पर मीटर करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो वो होती है, जब श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो वो इस तरह से 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसको हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। इसमें जो रेड है सबसे ऊपर रंग आता है, इसका विचलन सबसे कम होता है, और जो वॉयलेट है यानी कि बैंगनी है, इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो विचलन किस रंग का सबसे अधिक होगा, बैंगनी का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। When a beam of white light falls on the surface of a triangular prism of glass, it splits after emerging out from the prism into various color with different deviations. प्रिज्म से जब इमर्ज आउट होती है, ये जो बीम होता है वाइट लाइट का, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। तो किस कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, अलग सारे जो जितनी भी
सब जितने भी कलर्स होते हैं सबका डेविएशन अलग अलग एंगल पे होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है वो होता है वॉयलेट का। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम किसका होता है तो वो आएगा रेड कलर का। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि वॉयलेट करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी कि व्हाइट कलर का सूरज किस टाइम पे दिखता है? सूर्योदय के काफ़ी पूर्व, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, सूर्यास्त के काफ़ी बाद। देखो, जो सूर्योदय के काफ़ी पहले तो सूर्य दिखता ही नहीं है और सूर्यास्त के काफ़ी बाद भी नहीं दिखता। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी जब सूरज निकलता है और जब सूरज छिपता है उस टाइम वो रेड कलर का दिखता है, यानी रक्ताभ दिखता है। तो दोपहर के समय यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोपहर के समय जो सूरज होता है बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखता है। द सन अपीयर्स व्हाइटिश, सन कब व्हाइटिश अपीयर होता है? एट नून, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर नहीं करता? नहीं पूछ रखा किस पर नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन है चालक की लंबाई, प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। ठीक है, सेकेंड है चालक के पदार्थ के घनत्व, हाँ चालक के पदार्थ के घनत्व पे भी निर्भर करता है और चालक का अनुप्रस्थ काट पे भी निर्भर करता है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन आएगा, चालक के आकार पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, किस साइज़ का है, उसकी लंबाई पे, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, उसके जो पदार्थ का घनत्व है उस पर डिपेंड करता है, आकार पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नॉट डिपेंड? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पे तो डिपेंड करता है। ऑप्शन बी है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन पे भी कंडक्टर की डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन डी, इसमें नहीं पूछ रखा कौन सा नहीं है, तो नहीं का मतलब है डी, तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कंडक्टर की शेप पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? अगर हमने 4 प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ा है तो उनका प्रतिरोध सबसे कम किस केस में होगा? देखो, अगर हमें अधिकतम प्रतिरोध चाहिए उस केस में तो हम सारे के सारे प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और न्यूनतम जब चाहिए होगा तब उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है सभी को समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो हमें न्यूनतम प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन है सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए इस केस में तो हमें अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा। और अगर अधिकतम पूछा जाए क्वेश्चन में तब ऑप्शन बी करेक्ट होता। अभी ऑप्शन 1 है जो कि सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ये करेक्ट होगा। इन विच कॉम्बिनेशन द 4 रेजिस्टर्स बी कनेक्टेड टू हैव मिनिमम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? ये बताना है। तो इसमें किस कॉम्बिनेशन में हम 4 रेजिस्टर्स को कंबाइंड करें, कनेक्ट करें ताकि हमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो मिनिमम मिले। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हमें करना होता है सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होता है। तो जो ऑप्शन 1 है ऑल ऑफ द रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है। तो इस यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो ऑप्शन 1 यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो जो ये कोई धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का उपयोग करते हैं वो होता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो जो ऑप्शन सी है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम है, ओम का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यहाँ पे प्रयोग होगा। One needs the help of which of the following rules to know the direction of the magnetic field produced due to current carrying conductor? करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसी डायरेक्शन को जानने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। जो ये सब सेक्शन 1 था इसके अंदर फिजिक्स का पूरा पोर्शन था जो MCQ वाला वो कवर हो गया। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें केमिस्ट्री और बायो वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। एक ही वीडियो में दोनों जो हैं जो वो कवर हो जाएगी उनके MCQs वाला पोर्शन। फिर उसके बाद ऐसे ही आपको रेगुलर टाइम पे वीडियोस डेली, आई थिंक एक दिन में मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।